Hello students, myself Bhafna ma'am. Today we will be continuing the class of Leontief paradox. See, W. Leontief made a first comprehensive and in-depth verification of the Heckscher-Ohlin theory. So there was a Leontief he made a first comprehensive in-depth verification of this theory. So the United States of America was believed to be a country with scarce labor and abundant capital endowment. So यहाँ पे लियोनतीफ ये बताते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक माना है कि भाई एक स्केर्स लेबर कंट्री है और अबेंडेंट कैपिटल एंडोमेंट है। यहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा है। एज पर एचओ थियरी यानी हिक्सचर और ओलिन थियरी के हिसाब से द यूएस शुड हैव एक्सपोर्टेड कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड इम्पोर्टेड लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो Leontief basis for his research used an input-output table for US for 1947. He took two factors, namely labor and capital. However, Leontief found paradoxical result during his empirical testing. His test found that United States was actually exporting labor-intensive commodities and importing capital-intensive commodities. Thus was born the Leontief paradox. So, W. Leontief it was thus was born the Leontief paradox. Okay. सो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक माना गया है कि एक स्केर्स लेबर कंट्री है और अबेंडेंट कैपिटल एंडोमेंट कंट्री है, यानी अबेंडेंट कैपिटल है। तो अकॉर्डिंग टू हेक्सचर एंड ओलिन थियरी तो यूएस एक्सपोर्ट क्या करता है, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड गुड्स है ना, एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट क्या करता है, लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो लियोनतीफ रिसर्च उन्होंने रिसर्च किया और ध्यान से इन दोनों की थियोरी पढ़ी। तो इनपुट और आउटपुट देखा, तब उनको मालूम हुआ कि जो यूएस है तो उन्होंने दो फैक्टर्स लिए, नेमली लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर एंड कैपिटल उसके ऊपर टेस्ट किया। तो लियोनतीफ को ही फाउंडेड दैट पैराडॉक्सिकली रिजल्ट, तो एकदम विपरीत रिजल्ट मिला। तो ड्यूरिंग दिस हिज टेस्ट एम्पिरिकल टेस्टिंग, तो जैसे टेस्ट करते थे लेबर और कैपिटल के बारे में, तो उनको ये फाउंड हुआ कि भाई उनको ये मालूम हुआ कि यूनाइटेड स्टेट एक्चुअली एक्सपोर्ट तो लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट क्या कर रहे थे, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। सो उसके बारे में उनका नाम पड़ा लियोनतीफ पैराडॉक्स यानी जो विपरीत है। तो उन्होंने ध्यान से वो हेक्सचर और ओलिन की थियरी ध्यान से पढ़ी। तो उसमें उन्होंने विपरीत देखा कि भाई यूनाइटेड स्टेट तो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं करके। तो नेक्स्ट explanation of Leontief paradox. Several efforts have been made to understand the paradoxical nature of the Leontief paradox in the context of HO theory, some of which are shared below. तो बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं so many efforts have been made to understand this nature of Leontief. So some of which are shared here. High labor productivity in the US. Leontief is of the opinion that there are two explanations for the paradoxical result. Leontief का ओपिनियन क्या है कि दो एक्सप्लेनेशन है, विपरीत रिजल्ट उसको मिला है, तो दो एक्सप्लेनेशन है। इन द यूएस दो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लेबर वॉज scarce in comparison to capital stock, the supply of labor was relatively greater due to superior labor quality. तो उनका जो स्टडी थी, एक्सप्लेनेशन था, जहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लेबर वापस स्केयर है यूएस में और कंपैरिजन कैपिटल स्टॉक उनका ज़्यादा है। तो ये देखा गया है कि भाई लेबर वॉज रिलेटिवली ग्रेटर। तो सप्लाई जो थी लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज की वो ग्रेटर थी ड्यू टू सुपीरियर लेबर क्वालिटी। जो सुपीरियर लेबर क्वालिटी है, उनकी जो स्किल्स है वहाँ पे, तो यूएस में ज़्यादा पाया गया। और लेबर क्वालिटी के जो गुड्स है, कमोडिटीज है, वो सप्लाई उनमें ज़्यादा होता था यूएस में। सो दिस मेंट दैट लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ एन अमेरिकन लेबर वॉज मच हायर देन अ फॉरेन लेबर। तो इससे ये माना गया कि लेबर प्रोडक्टिविटी
ऑफ एन अमेरिकन लेबर वॉज मच हायर। तो अमेरिकन लेबर प्रोडक्टिविटी वॉज बहुत ज़्यादा थी कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज। सो द फर्स्ट पॉइंट ए है। तो सेकेंड पॉइंट इन डिस्कशन में क्या आया, रोल ऑफ अदर प्रोडक्टिव फैक्टर्स। लियोनटिफ सेकेंड एक्सप्लेनेशन फॉर द पैराडॉक्सिकल रिजल्ट, यानी सेकेंड एक्सप्लेनेशन उन्होंने विपरीत दिया है कि इज दैट मेनी प्रोडक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिसाइड लैंड एंड लेबर विच डिटरमाइन हाउ प्रोडक्टिव ए कंट्री इज। तो मेनी प्रोडक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे प्रोडक्टिव फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए, बिसाइड सिर्फ लैंड और लेबर नहीं होता है। तो उसमें विच डिटरमाइन हाउ प्रोडक्टिव ए कंट्री इज, कितना प्रोडक्टिव है ये कंट्री, हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस रिसर्च स्टडी। तो इस रिसर्च स्टडी से कितना कंट्री प्रोडक्टिव है तो उन्होंने वो एक्सक्लूड कर दिया है। फॉर इंस्टेंट फैक्टर्स सच एज फॉरेस्ट, रिवर, एग्रीकल्चर, लैंड, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट एक्सेट्रा। So it is a possibility that once these factors of production are included in the study, the result come change significantly। तो उन्होंने एक्सक्लूड ही कर दिया ये फैक्टर्स प्रोडक्ट, जैसे फैक्टर्स सच एज फॉरेस्ट, रिवर, एग्रीकल्चर, लैंड है। और अगर ये फैक्टर्स इंक्लूड होता है प्रोडक्शन में तो रिजल्ट को चेंज सिग्निफिकेंटली, तो रिजल्ट उधर सिग्निफिकेंटली चेंज ही हो जाता है। तो थर्ड है डिफरेंसेस इन प्रोडक्शन फंक्शन। तो लियोनटिफ ने इन ही स्टडी डिड नॉट इंक्लूड द डिफरेंसेस इन द प्रोडक्शन फंक्शन बिटवीन द कंट्रीज। तो उन्होंने जो डिफरेंसेस है प्रोडक्शन का वो इंक्लूड नहीं किया बिटवीन द कंट्रीज की क्या है डिफरेंसेस करके। तो इन अदर वर्ड्स द वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, कि भाई किस प्रकार से गुड्स तैयार करते हैं डिफरेंट कंट्रीज। अमेरिका बीइंग ए कैपिटल रिच कंट्री एंड एम्प्लॉइंग capital intensive production methods, it imports replacement would use more capital to produce similar goods than what exporting country would. Hence to manufacture goods in America which are normally imported requires a higher capital to labor ratio। तो उन्होंने ये इंक्लूड नहीं किया है differences in production function। trade barriers, the fourth point is a trade barrier। trade barriers may have influenced लियोनटिफ टेस्ट फाइंडिंग। तो ट्रेड बैरियर एक वजह हो सकती है उनको इन्फ्लुएंस किया गया हो कि भाई टेस्टिंग करने के लिए, तो उनको फाइंडिंग ये मिला होगा कि 1930s एंड 40s में ट्रेड बैरियर्स इन यूएसए वेर वेरी हाई। तो 30s और 40s में ट्रेड बैरियर बहुत हाई थे यूएस में ऑन लेबर इंटेंसिव गुड्स। जो लेबर इंटेंसिव गुड्स थे वो उनका बैरियर बहुत हाई था वहाँ पे, ट्रेड बैरियर्स हाई थे। एंड देयर फॉर फैक्टर एंडोमेंट कैनॉट डिटरमाइन ट्रेड पैटर्न। सो जो फैक्टर एंडोमेंट है वो ट्रेड पैटर्न को डिटरमाइन नहीं कर सकते वेरी एक्यूरेटली व्हेन ट्रेड इज नॉट फ्री। अगर फ्री ट्रेड नहीं है तो एक्यूरेटली ट्रेड पैटर्न को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो फिफ्थ टेक्नोलॉजी, द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स हैज़ बीन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे माना गया है कि यूएस में तो टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ पे। सो दिस वाज नॉट कंसिडर्ड बाय लियोनटिफ। तो उन्होंने वो कंसिडर किया ही नहीं। टेक्नोलॉजी जहाँ पे टेक्नोलॉजी जहाँ पे है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कैपेबिलिटी तो उसकी कंट्री की रेज ही होती है। So the Leontief study is to be required to be made more comprehensive to include all these factors as well। तो लियोनटिफ की स्टडी और ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये फैक्टर्स उनको इंक्लूड करने चाहिए टेक्नोलॉजी। और सिक्स्थ पॉइंट है ह्यूमन स्किल्स एंड ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल्स। तो यूएस एक्सपोर्ट में टर्न आउट टू बी कैपिटल इंटेंसिव नॉट लेबर इंटेंसिव। तो यूएस का एक्सपोर्ट जो मेन है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है, जैसे कि कार है, बड़ी बड़ी मशीनरीज है, तो कैपिटल इंटेंसिव गुड उनको बोलते हैं, एंड नॉट लेबर इंटेंसिव। तो लेबर जो जहाँ पे लेबर ज़्यादा लगता है तो वो प्रोडक्शन नहीं होता है वहाँ पे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर लियोनटिफ फाइंडिंग इज यूएस इन्वेस्ट एनॉर्मसली ऑन बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल। तो जो लियोनटिफ है उसका मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फाइंडिंग इज यूएस इन्वेस्ट एनॉर्मसली ऑन बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल।
तो यूएस इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी जो इंसान रहते हैं उनके ऊपर कैपिटल ज़्यादा फ्लो होती है, जैसे कि उनको लेबर्स को एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, हेल्थ के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में। तो उनको ज़्यादा एजुकेशन देते हैं, उनकी स्किल्स ज़्यादा बढ़ाते हैं, मशीनरी के बारे में जानकारी, उनका जो ह्यूमन कैपिटल रहता है, बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल रहता है, उसके ऊपर उनको ज़्यादा फोकस करवाते हैं यूएस वाले। सो इन दिस सेंस एनी गुड प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ह्यूमन कैपिटल कुड बी रिगार्डेड एज ए लेबर प्रोड्यूस्ड गुड्स, ओके, with a high human capital content. So the good produced by human capital, जो goods जो वहाँ पे ह्यूमन्स प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन कैपिटल कुड बी रिगार्डेड एज ए लेबल प्रोड्यूस गुड्स, ओके, विथ ए हाई ह्यूमन कैपिटल कंटेंट. सी द अबव आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट रिलेटिव वीकनेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ लियोनथिफ स्टडीज. ये है आर्ग्यूमेंट जो सजेस्ट करते हैं वीकनेसेस, लियोनथिफ स्टडीज की वीकनेसेस के बारे में है ये अबव आर्ग्यूमेंट. अभी क्रिटिक्स क्या बोलते हैं एक एक देखते हैं. तो फर्स्ट है, मेनी इंटरनेशनल राइटर्स इन इकोनॉमिक्स हैव क्रिटिसाइज द लियोनथिफ पैराडॉक्स. जो बहुत सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है उन्होंने क्रिटिसाइज किया लियोनथिफ पैराडॉक्स को. डब्ल्यू लियोनथिफ पैराडॉक्स, यानी पैराडॉक्स उनका नाम पड़ गया क्योंकि उन्होंने विपरीत वेरिफिकेशन दिया है, थियोरी दी है. तो इट इज पॉइंटेड आउट दैट लियोनथिफ पैराडॉक्स वाज बेस्ड ऑन अमेरिकन ट्रेड डेटा 1937 to 47, ड्यूरिंग विच पीरियड अमेरिका ट्रेड पॉलिसी वेयर हाईली प्रोटेक्टिव. तो यहाँ पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई लियोनथिफ पैराडॉक्स ने जो अमेरिका का डेटा है 1907 ट्रेड डेटा था 1937 to 47, तो तभी अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी वाज हाई प्रोटेक्टिव. तभी उन्होंने ये पॉइंट आउट किया और अपना महत्व बोला है कि इकोनॉमिक्स यूएस की क्या है करके. तो सेकेंडली यहाँ पे क्या बोला है, Leontief committed the error of comparing capital intensity of American export with those imports that were to become import replacement goods. Such goods are naturally produced with capital intensive technology. Actually, export and import should be compared with the respect to the countries in which they were produced. यहाँ पे secondly, Leontief committed the error of comparing capital intensity of American export with those import that they were to become import replacement goods. तो यहाँ पे कंपैरिजन उन्होंने अमेरिका का एक्सपोर्ट कंट्री और इंपोर्ट कंट्री के बारे में नहीं कहा है. तो उन्होंने जो प्रोडक्शन कर रहे थे, लेबर इंटेंसिटी है या फिर कैपिटल इंटेंसिटी, उनके बारे में कंपेयर किया है. तो कंपैरिजन कंट्री का होना चाहिए कि भाई वो कंट्री क्या एक्सपोर्ट करती है और क्या इंपोर्ट करती है, ना कि वो प्रोडक्शन में लेबर का यूज़ ज़्यादा करती है या फिर कैपिटल का यूज़ करती है करके. सी ऑन द बेसिस ऑफ हिज एनालिसिस, तो थर्ड पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एनालिसिस लियोनथिफ शुड हैव कंडक्टेड दैट अमेरिका वॉज ए कैपिटल पुअर कंट्री. But this would mean that the reverse of HO theory is incorrect. That implies that if trade pattern is the barometer, then relative factor endowment cannot be determined. Okay. The fourth point here is, फोर्थ पॉइंट क्या है, लियोनथिफ फेल टू इंक्लूड इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. लियोनथिफ फेल हो गए इंक्लूड करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हिज स्टडी. तो इन हिज स्टडी में लियोनथिफ फेल हो गए इंक्लूड करने के लिए कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एनहांसेस स्किल, नॉलेज, परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन इज लेबर, result in enhancement of country's productive capability and ultimately their trade pattern. सो जो कंट्री इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, उसका स्किल बढ़ाता है, नॉलेज बढ़ता है, परफॉर्मेंस, मोटिवेशन, लेबर, तो रिजल्ट उसका क्या है, कंट्रीज प्रोडक्टिविटी, कैपेबिलिटी एंड अल्टीमेटली उसका ट्रेड पैटर्न. तो उसका वो इंक्लूड करने में वो फेल हो गए.
तो फिफ्थ है, सैमुअलसन हैज पॉइंटेड आउट दैट मेनी इंपोर्ट्स इन यूएसए आर प्रोडक्ट्स इन विच द थर्ड फैक्टर सच एज लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो सैमुअलसन उन्होंने पॉइंट आउट किया कि यूएसए में जो प्रोडक्ट है, जो इम्पोर्ट दैट मेनी इंपोर्ट्स इन यूएसए आर प्रोडक्ट, जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट्स प्रोडक्ट है यूएसए में, तो थर्ड फैक्टर से सच एज लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो दोज नेचुरल रिसोर्सेज फैक्टर्स वेर नॉट डिस्कस बाय लियोनतीफ। तो नेचुरल रिसोर्सेज फैक्टर्स लियोनतीफ ने डिस्कस किया ही नहीं। हेचो हॉफमेयर also finds that imports which were rich in other productive factor resources like beside capital and labor were classified by Leontief as a capital rich। तो जो थर्ड फैक्टर था कैपिटल और लेबर, तो उन्होंने क्लासिफाई किया कि भाई ये कैपिटल रिच है करके। तो सिक्स्थ पॉइंट है, भारद्वाज स्टडी ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएसए शोज दैट इंडियाज एक्सपोर्ट वेर कैपिटल इंटेंसिव वाइल imports from USA were labor intensive. His study is an agreement with Leontief paradox। तो भारद्वाज की स्टडी को ऐसा कहा गया है कि लियोनतीफ पैराडॉक्स के साथ अग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि दोनों का मत एक ही है। Soderstrom is of the view that Leontief's explanation are too good to be true. The subsequent studies and proofs provided by Leontief have been regarded by Soderstrom as quite unconvincing। तो सॉडरसन ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि इट इज़ ए लियोनतीफ एक्सप्लेनेशन इज टू गुड टू बी ट्रू। सो टोटेमोटे एंड Ichimura made a similar study for Japan. They found mixed result. Their result occurred with the Hecho theorem. In trade with the US, Japanese exports are more labor intensive and import capital intensive, while export from Japan to other less developed countries were more capital intensive. So many arguments offered by Leontief, they are not strong enough to refute HO theory. The factor abundance remains to be an important basis of international trade. Okay, till date now। ये है क्रिटिक्स। तो क्रिटिक्स के बारे में इन लोगों ने अपनी अपनी जानकारी सब इकोनॉमिक्स ने दी है कि भाई उन्होंने इंक्लूड ये किया है, एक्सक्लूड वो किया है, इसके बारे में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसके बारे में सब नहीं कहा है। तो ये फ्यू पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है। नाउ वी विल सी इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड रेफर्स टू simultaneous import and export of similar type of goods or services classified in the same sector between the same sector between countries. See, for example, in the car sector, intra-industry trade occurs if Germany exports car to France and simultaneously imports car from France. Firstly, this raises the question why Germany is exporting cars in exchange for importing cars instead of focusing exclusively on the so-called inter-industry trade, which is exporting cars in exchange for importing different types of goods such as food or wine। तो यहाँ पे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड रेफर्स टू साइमल्टेनियस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, द टाइप्स ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। Now, to distinguish between two different types of intra-industry trade, each warrants a different type of explanation. Horizontal intra-industry trade. So, horizontal intra-industry trade, it refers to the simultaneous exports and imports of the goods classified in the same sector. ये रेफर करता है साइमल्टेनियस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स जो क्लासिफाइड है सेम सेक्टर में क्लासिफाई हुआ है एंड एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग भी उसकी सेम स्टेज है। फॉर इंस्टेंट, साउथ कोरिया एंड यूएसए साइमल्टेनियसली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं साउथ कोरिया एंड यूएसए? सैमसंग एंड आईफोन। बोथ दिस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सिमिलर टेक्नोलॉजी। सो जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है सिमिलर टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड सिमिलर फंक्शन, और उसका सिमिलर फंक्शंस है। सिमिलर टेक्नोलॉजी भी सिमिलर है और फंक्शन भी सिमिलर है उसका फ़ोन का। तो एक्सप्लेनेशन गोज दैट सिंस बोथ दिस प्रोडक्ट डिफर इन अपीयरेंस, प्रोडक्ट डिफर करता है अपीयरेंस में, प्राइस में एंड स्पेसिफिकेशन, दे केटर टू डिज़ायर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं यहाँ पे, उनकी जो मांग रहती है वो उस हिसाब से वो लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इसको बोलते हैं। नो, अभी
Vertical intra-industry trade, what does it mean? Refers to simultaneous export and imports of goods classified in the same sector but at different stages of processing. ये भी से export and import of goods classified same sector है but at a different stage of processing. This is probably based on ability to divide the production process into different stages, where each stage is performed at different location. अभी फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मर्सिडीज बेंज इंडिया लिमिटेड इंपोर्ट्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी. ये कहाँ पे मर्सिडीज बेंज मैन्युफैक्चर हुआ है? जर्मनी में. एंड यूजेस इट्स अवेलेबल स्किल्ड लेबर फोर्स टू असेंबल दीज कंपोनेंट्स. इट देन एक्सपोर्ट्स कार्स टू अदर कंट्री. सो मैन्युफैक्चर हुआ जर्मनी में और अवेलेबल स्किल्ड लेबर है, असेंबल करके दिस कंपोनेंट्स देन एक्सपोर्ट करते हैं कार्स को अदर कंट्रीज में. उसको वर्टिकल इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कहते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट इज रीसेंट डेवलपमेंट थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. Over the years, enormous literature on why countries trade and their pattern of trade have emerged as economics continue to examine trade phenomena. Newer trade theories have developed. Two of them have been discussed in this section. Newer trade theory उसमें है quantitative factor, qualitative factor and qualitative factor. Okay. So first we will see new trade theory. The new trade theory, the theory of international competitiveness is also termed as new trade theory. अभी ये new trade theory है हैरिसन के बारे में. इन्होंने एक नया टर्म भी दिया है, new trade theory. So it is called new as it derives its roots from traditional neoclassic trade theories that were based on the principle of comparative cost advantages and differences in factor endowments. So it emerges as a part of international trade and economic growth literature in 1990s. तो ये थियोरी है ना इंटरनेशनल कम्पिटिटिव है और इस टर्म को न्यू ट्रेड थियोरी भी कहा गया है. तो इसका जो रूट है वो ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल थियोरी से लिया गया है एंड और प्रिंसिपल कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस का है एंड डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट का है. So it emerges as a part of international trade and economic growth literature in 1990s. तो ये part of international trade और economic growth literature का भी है. तो ये new trade theory, a new trade theory हैरिसन ये कहते हैं कि ही हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ए कंट्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस. तो उनका हाईलाइट है इम्पोर्टेंस कंट्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस का है. ही एक्सप्लेन्स दैट हाउ मच ए कंट्री विल बेनिफिट फ्रॉम फॉरेन ट्रेड इज डिटरमाइंड बाय इट्स कॉम्पिटिटिवनेस. तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि कंट्री की बेनिफिट कब होती है, जब वो फॉरेन ट्रेड के साथ कॉम्पिटिटिवनेस करे, कॉम्पिटिशन करे. द मोर इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव ए नेशन इज दैट the more a national ability to benefit from international trade and vice versa. जितना इंटरनेशनल competitiveness एक नेशन करेगा उतना नेशन की एबिलिटी और बेनिफिट इंटरनेशनल ट्रेड से होगा. सो द थियोरी डिस्कसेस वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट्स ए कंट्री कम्पिटिटिवनेस. तो ये थियोरी है ना बहुत सारा डिस्कस करती है कि भाई फैक्टर्स क्या अफेक्ट करता है कंट्रीज कम्पिटिटिवनेस के. So it classifies them into various quantitative and qualitative factor that determine a country's competitiveness. तो ये classification various classification दिया है. एक तो पहले quantitativeness and qualitative factors तो determine करता है कि country की competitiveness कैसे हो सकती है. तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एक कंट्री को करना है तो इट रिजल्ट्स इन टू मेन फैक्टर्स. तो टू मेन फैक्टर्स चाहिए. एक क्वांटिटेटिव फैक्टर यानी माइक्रो लेवल का. तो अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस द माइक्रो लेवल क्वांटिटेटिव फैक्टर आर फर्म एंड इंडस्ट्री लेवल दैट मेक्स देम मोर कॉम्पिटिटिव ओवर देयर ग्लोबल राइवल्स. तो यहाँ पे ये ट्रेड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव माइक्रो लेवल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आर फर्म. तो ये जो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो है जो वो फर्म है इंडस्ट्रियल लेवल पे ऊपर, तो दैट मेक्स मोर कॉम्पिटिटिव ओवर देयर ग्लोबल राइवल्स. जो ग्लोबल में जो कंट्रीज है राइवल्स है जो कॉम्पिटिटिव हो रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस द माइक्रो लेवल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आर फर्म
जो माइक्रो लेवल के क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है वो फर्म एंड इंडस्ट्रियल लेवल, दैट मेक्स मोर कॉम्पिटेटिव ओवर देयर ग्लोबल राइवल्स. So this could be owing to superior technology, scale of production and higher factor productivity. यहाँ पे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, माइक्रो लेवल फैक्टर्स में ये बोला गया है कि द माइक्रो लेवल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आर फर्म, जो फैक्टर्स है वो फर्म है, एंड इंडस्ट्री लेवल में जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन है एंड हायर फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, दैट मेक्स मोर कॉम्पिटेटिव ओवर देयर ग्लोबल राइवल्स. यानी ये जो सुपीरियर क्वालिटी है और स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, ये कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल में ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से वो कॉम्पिटिटिव बढ़ता है यहाँ पे. तो इन अदर वर्ड्स, ए कंट्री कुड बी टर्म्ड कॉम्पिटिटिव इफ इट्स इंडस्ट्री इनकर्स एन एवरेज कॉस्ट लोअर देन इट्स फॉरेन राइवल्स. अगर इंडस्ट्री इनकर करती है एवरेज कॉस्ट लोअर देन इट्स फॉरेन राइवल, यानी जो फॉरेन के जो एनिमी कंट्री है उससे इंडस्ट्री अगर एवरेज लोअर कॉस्ट भी रखती है तो देयर इज ए कॉम्पिटिशन. यहाँ पे एक कॉशन भी दिया गया है कि दैट कॉस्ट हाउएवर नॉट ऑलवेज ए गुड पैरामीटर टू गेज कम्पिटिटिवनेस. तो कॉस्ट को है ना, ये कॉशन भी दिया गया है कि कॉस्ट को कॉस्ट को है ना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है कि पैरामीटर को आप कॉस्ट के तरफ ही देखेंगे कि भाई अगर पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो कंपटीशन ज़्यादा है. तो नो, ही गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू मार्केट शेयर. शेयर मार्केट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि एक गेन इन मार्केट शेयर ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री मे बी लेजिमेटली टर्म्ड एज इम्प्रूवमेंट इन इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस. तो एक मार्केट शेयर जब गेन होता है तो ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री में तो उसको इम्प्रूवमेंट कहा गया है. दो इट शुड बी टर्म्ड एज इम्प्रूवमेंट इन इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस. तो उसको कहते हैं कि देर इज समवेयर इम्प्रूवमेंट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिशन वहाँ पे है करके. सो वेयर एज रिडक्शन इन द मार्केट शेयर cost due to increase in production of global rivals can be safely referred to as reduction in global competitiveness. अगर शेयर मार्केट अगर ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिव ऑफ ग्लोबल राइवल्स कैन बी रिडक्शन इन मार्केट शेयर है, तो आप समझ लेना कि भाई रिडक्शन इन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, तो ग्लोबल में कम्पिटिटिवनेस कम है वहाँ पे, और क्योंकि रिडक्शन इन द शेयर मार्केट है वहाँ पे. तो हैरिसन एक्सप्लेन्स इट एज ए मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस कुड बी अंडरस्टूड एज मोर आउटपुट रिलेटिव टू सेम नंबर ऑफ इनपुट. जितना आउटपुट होता है उतना ही सेम नंबर का इनपुट होना चाहिए इन प्रोडक्शन प्रोसेस, और सेम आउटपुट प्रोसेस्ड बाय लेसर इनपुट. आउटपुट तो सेम है, कुछ लेसर प्रोसेस इनपुट हो सकता है. ही डिस्टिंग्विशेस रिलेटेड मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी नेमली. तो लेबर प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? दिस डिनोट आउटपुट पर लेबर इन यूनिट टाइम. तो आउटपुट पर लेबर इन यूनिट टाइम में लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है, दिस में फर्दर डिपेंड अपॉन पैरामीटर्स सच एज वर्क एफर्ट, लेबर स्किल्स, वर्क एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, लैंड, एनर्जी एंड ऑल अदर कोऑपरेट इनपुट्स. तो लेबर प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है? जब ये एफर्ट्स, लेबर स्किल सब होता है तो उसको पूरा देखा जाएगा, तब ये माना जाएगा कि ये लेबर प्रोडक्टिविटी है करके. टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, दिस डिनोट्स, व्हाट डज दिस डिनोट्स? हाउ ऑल फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कंबाइन टुगेदर टू इम्प्रूव इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी. ये क्या डिनोट करता है? ऑल द फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन, जो ऑल फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो प्रोडक्शन प्रोसेस कंबाइन टुगेदर टू इम्प्रूव इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी, ये इम्प्रूव करता है ओवरऑल एफिशिएंसी. दिस में ऑल्सो अफेक्ट लेबर प्रोडक्टिविटी. तो ये इफेक्ट भी करता है लेबर प्रोडक्टिविटी. तो क्वांटिटेटिव फैक्टर यहाँ पे ये कहते हैं. तो क्वालिटेटिव फैक्टर क्या है? Qualitative factors are mainly the environment a government provides within a country that may improve a country's competitiveness as against an industry competitiveness. This factor may comprise of policy measure undertaken to create industrial competitiveness, industrial strength, export promotion, investment in technology, intensive industry, resources and knowledge sharing among firms engaged in trade.
The theory also lays emphasis on how the fiscal and monetary policies in countries could be shaped in order to improve international competitiveness. तो यहाँ पे क्या बोला है? The qualitative factors are mainly the environment a government provide within a country. The new trade theory has several policy implications. Some of them have stated below. Here, the first is improve relative productivity and cost performance. See, a government that creates an environment that may improve labor and factor productivity through investment. See, if the government creates that environment that improve labor and factor productivity through investment, अभी investment कहाँ करेंगे? Where they will do the investment? In training, research and development, and improvement in IT and research and development. So it will reap the benefits of low production cost. This will improve global competitiveness of a country. जो जितना गवर्नमेंट क्रिएट करेगी एनवायरनमेंट, जो इम्प्रूव करेगी लेबर एंड फैक्टर प्रोडक्टिविटी, और जो इन्वेस्ट करेगी ट्रेनिंग में, जो इन्वेस्टमेंट वो गवर्नमेंट ट्रेनिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करेगी, तो इम्प्रूव करने के लिए वो इन्वेस्ट करेगी ट्रेनिंग के लिए, तो कंट्री का क्या होगा? बेनिफिट, कंट्री बेनिफिट होगी. तो जो प्रोडक्शन होगा वो कॉस्ट उसका बहुत लो होगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी लो. सो इसमें क्या होगा? इम्प्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ए कंट्री. दिस विल इम्प्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. तो वहाँ पे इम्प्रूवाइज होगा, ग्लोबल में कॉम्पिटिशन इम्प्रूवाइज होगा. तो सेकेंड है इंक्रीज मार्केट शेयर. Increase in global competitiveness of a country will automatically lead to increased market share in global market. जैसे इंक्रीज होगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ए कंट्री, जो कंट्री एक ग्लोबल में कॉम्पिटिटिवनेस है, तो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्रीज क्या होगा? मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, ग्लोबल मार्केट में उसका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा. सो देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो थर्ड है सपोर्टिव मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. गवर्नमेंट शुड अवॉइड रिजिड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो रिजिड है, एकदम रिजिड कहते हैं उसको, दैट कैन इम्पीड मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस. तो वो हंचपैक करेगा मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव. अगर गवर्नमेंट जो रिजिड है पैसों के मामलात में, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस एकदम थोड़ा पीछे हटेगा. तो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे diversify manufacturing export base and meet competitive challenges. The key is reducing risk in export market is to diversify export base. In other words, a wider market is important for risk reduction. अगर एक कंट्री को एक वाइडर मार्केट मिलता है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर रिस्क रिडक्शन. एक रिस्क थोड़ा कम हो जाता है जब भी मार्केट वाइडर होती है, तो एक प्रोडक्ट को बेच सकते हैं वाइडर मार्केट में. ये कंट्री नहीं तो दूसरी कंट्री, उसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, रिडक्शन जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है. तो फिफ्थ पॉइंट है एक्सपैंड ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ आईसीटी इंटेंसिव प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी फोकस्ड इंडस्ट्री. See, the theory lays special importance to information technology, intensive products and development of high technology industry to maintain international competitiveness in world of global uncertainty. So, ये theory क्या ले करती है? It is given special importance to information technology, intensive product and development of high technology industry to maintain करती है, ये इंपॉर्टेंस को मेंटेन करती है इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस इन वर्ल्ड ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी. ये थियरी इसको मेंटेन करती है, थियरी इसके बारे में है. तो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. सो तो ये थियरी बोलती है कि इट विल मेंटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव इन ए वर्ल्ड. सो अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी. So the product life cycle theory of a trade was developed by Raymond Vernon in 1996. The theory explains that change in product design brought about due to changing level of technology in a country can alter the pattern of its export and import. द थियरी क्या एक्सप्लेन करती है? चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइंस. जो कुछ प्रोडक्ट हुआ है उसमें, जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है उसमें चेंज हुआ है,
product design brought about due changing levels of technology in a country can alter the pattern of its export and import. तो पैटर्न बदल देता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का जो प्रोडक्ट डिज़ाइन रहता है. तो the theory postulates that goods which require high technology and research are initially manufactured and introduced in an industrial developed country. Those goods which require high technology, जो गुड्स हाई टेक्नोलॉजी रिक्वायर करता है एंड रिसर्च आर इनिशियली मैन्युफैक्चर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन एन इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्री. तो रिसर्च कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे वो इनोवेशन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. आफ्टर अचीविंग सम लेवल ऑफ प्रोडक्ट रिफाइनमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्शन इन ग्रेजुअली obtained by a firm. The in later stage production is shifted to a developing countries where manufacturing costs are lower in comparison. तो जो भी कुछ नया करना है, रिसर्च करना है, तो वो कहाँ पे करते हैं, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री में करते हैं. तो आफ्टर अचीविंग सम स्टैंडर्डाइजेशन इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है उस प्रोडक्ट डिज़ाइंस में, तो लेटर वो शिफ्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो हो जाता है उस प्रोडक्ट का, क्योंकि लेबर कम है, लेबर का कॉस्ट कम होता है. तो डेवलपिंग कंट्रीज में जाके उसका और ज़्यादा उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं. तो वर्नॉन एक्सप्लेन दैट एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री विच इन्वेस्ट हेवीली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वेयर द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज हाई, where new goods are usually produced, while developing country usually produce only well established goods requiring low tech intensity. As a product moves across its life cycle, two things will change, namely where the product is produced, how the product is produced. It is this shift in the geographical location of the production from developed to developing country that will bring about a change in the kind of goods exported and imported in both the nation. तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, यहाँ पे वर्नॉन एक्सप्लेन करते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है वो इन्वेस्ट हेवीली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करते हैं. वेयर द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ हाई, जो टेक्नोलॉजी लेवल उसका हाई है, वे न्यू गुड्स आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड. जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है वहाँ पे न्यू गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. तो और डेवलपिंग कंट्रीज में यूजुअली क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेल एस्टैब्लिश गुड्स. तो जो वेल है एस्टैब्लिश गुड्स वो वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, रिक्वायरिंग लो टेक इंटेंसिटी. जो लो टेक्नोलॉजी इंटेंसिटी होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं. एज द प्रोडक्ट मूव अक्रॉस द लाइफ साइकिल, टू थिंग्स चेंजेस. तो जैसे प्रोडक्ट मूव करता है लाइफ साइकिल में, तो टू थिंग विल चेंज, नेमली वेयर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, प्रोडक्ट कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, हाउ द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुआ है. It is this shift in the geographical location of production from developing country to developed country. तो यहाँ पे geographical location production का shift होता है developed country से लेके developing country, that will bring about a change in the kind of goods. Okay? Exported and imported in both the nation में export और import होता है. Now be stages of product life cycle theory. तो द थियोरी डिवाइड्स द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनटू 4 स्टेजेस. जो एक प्रोडक्ट रहता है उसकी लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस में डिवाइड की गई है. दिस स्टेजेस आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो. न्यू प्रोडक्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट. कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो फर्स्ट स्टेज क्या है, न्यू प्रोडक्ट होता है. जो प्रोडक्ट है यूजुअली डेवलप्ड इन ए हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री. तो जो प्रोडक्ट है वो डेवलप किधर होता है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में होता है, एंड इट्स कंजम्पशन इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू अ हायर इनकम कंट्री. तो वहाँ पे कंजम्पशन कहाँ पे होता है, हायर इनकम कंट्री में होता है. तो इन दिस स्टेज द फर्म विल इनकर कॉस्ट टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस टू अचीव एफिशिएंसी. जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ही रहता है. तो उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तो कॉस्ट उसका ज़्यादा रहता है. द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म विल बी टू अचीव ए हाई क्वालिटी एंड हाई डिमांड प्रोडक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है, टू अचीव हाई क्वालिटी एंड हाई डिमांड प्रोडक्ट. तो ओवर द टाइम बोथ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज. तो ओवर द टाइम में क्या होता है, जो प्रोडक्ट
मार्केट में नया आया है तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विल इंक्रीज। तो ओवर द टाइम नया प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च हुआ है या कुछ भी है तो उसका ओवर द टाइम उसका प्रोडक्शन कंजप्शन दोनों इंक्रीज होता है। ये फर्स्ट स्टेज है न्यू प्रोडक्ट का। तो सेकेंड है मेच्योरिटी स्टेज। The maturity in the second stage of product life cycle. In this stage, the product specification, its size and attributes, production process. See, we will see next here is maturity stage. Maturity stage. Maturity is the second stage of product life cycle. In this stage, the product specification, its size and attributes, the production process in general achieve standardization. तो जो प्रोडक्ट नया न्यू प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, इट कम्स इनटू द मेच्योरिटी स्टेज, दैट इज कॉल्ड ए सेकेंड स्टेज। इन दिस स्टेज द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इट्स साइज, एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्शन प्रोसेस इन जनरल अचीव स्टैंडर्डाइजेशन, एक कुछ स्टैंडर्डाइजेशन में आ जाता है। ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रोडक्ट मैच्योरिटी, नाउ द प्रोडक्ट इज बीन मेच्योर्ड, अभी मेच्योरिटी स्टेज में आता है। फर्स्ट इट वॉज ए न्यू प्रोडक्ट, now after the product comes to the next stage is maturity. The domestic firm may find it profitably to shift production to another high income country. तो अभी डोमेस्टिक फर्म जो है वो क्या करता है, जहाँ पे हाई इनकम कंट्री है, जहाँ पे प्रोडक्ट का हाई इनकम मिल सकता है, उस कंट्री में वो प्रोडक्ट को शिफ्ट कर लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग फ्रॉम होम कंट्री, जहाँ से वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था उससे एक्सपोर्ट न करके दूसरे डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करते हैं खुद के होम कंट्री को। तो इट में ऑल्सो डिसाइड टू शिफ्ट प्रोडक्शन एंटायर टू अनदर हाई इनकम कंट्री वेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज लो एज कम्पेयर टू द होम कंट्री। जहाँ अभी शिफ्ट कहाँ करते हैं, अभी मेच्योरिटी स्टेज में आ गया तो अभी प्रोडक्ट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे हाई इनकम कंट्री है तो वहाँ पे प्रोडक्शन का कॉस्ट एकदम लो होता है तो वहाँ पे वो शिफ्ट कर लेते हैं। तो नाउ द स्टेज इज कॉल्ड मेच्योरिटी स्टेज। नाउ एक मेच्योरिटी स्टेज के बाद तो थर्ड स्टेज क्या आता है, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज द थर्ड स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इन दिस स्टेज द प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम सो स्टैंडर्डाइज दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी मूव्ड एंटायरली टू अ लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट लोकेशन। अभी इतना स्टैंडर्ड हो गया अभी वो प्रोडक्ट का, तो अभी वो प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ पे लेके शिफ्ट करेंगे, तो जहाँ पे लोएस्ट प्रोडक्शन है लोकेशन है उधर वहाँ पे जाके शिफ्ट करेंगे। तो वहाँ से हाई इनकम मिलेगा। तो दिस इज जनरली ए डेवलपिंग कंट्री विच विल यूज सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो डेवलपिंग कंट्रीज विल यूज दिस स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर विथ एन असेंबली लाइन प्रोडक्शन प्रोसेस, okay, which will keep the cost low। तो प्रोडक्शन कॉस्ट उसका लो हो जाएगा, जहाँ पे एकदम लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जहाँ पे लो होगा उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ गया है। द कंट्री विच हैज इनिशियली इनोवेटेड द प्रोडक्ट नाउ बिकम्स द इम्पोर्टर ऑफ द प्रोडक्ट। तो जिस कंट्री ने प्रोडक्ट को इनोवेट किया है नाउ इट बिकम्स अ इम्पोर्टर ऑफ द प्रोडक्ट। अभी वो इम्पोर्ट करेगा प्रोडक्ट को। इट विल फाइंड इम्पोर्टिंग द प्रोडक्ट एट ए मच लोअर प्राइस मोर ल्यूक्रेटिव देन प्रोड्यूसिंग एट ए होम। तो अभी जो इम्पोर्ट करेगा प्रोडक्ट मच लोअर प्राइस में इम्पोर्ट करेगा, तो खुद के कंट्री से भी कम होगा प्रोड्यूसिंग इट एट ए होम। The innovating nation can now shift its attention to innovating another new product in its early life cycle। अभी स्टैंडर्डाइज हो गया तो अभी वो शिफ्ट करेंगे दूसरे कंट्री पे जहाँ पे एकदम लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट एकदम लो होगा। अभी ये स्टैंडर्डाइज हो गया तो इनोवेटिव नेशन जो है नो शिफ्ट इट्स अटेंशन टू इनोवेटिंग अनदर न्यू प्रोडक्ट। अभी और एक नया प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, इनोवेट करेंगे इन इट्स अर्ली लाइफ साइकिल, क्योंकि अभी नया प्रोडक्ट हो गया, मैच्योरिटी होगी, अभी उसकी स्टैंडर्डाइज होगी। तो स्टैंडर्डाइज के बाद अभी एक नया प्रोडक्ट वो इनोवेट करेंगे, तो उसके बाद स्टैंडर्डाइज उस प्रोडक्ट के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है। द थियरी ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डेवलप्ड बाय वर्नॉन इज एक्सटेंडेड टू economics as well as to marketing. Interestingly, the ultimate stage of product decline will lead to phasing out of a product even from a developing country.
तो प्रोडक्ट वो डिक्लाइन हो जाता है डेवलपिंग कंट्री में भी. सो दिस फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिक्लाइन. प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज हो जाता है. दिस कुड बी ड्यू टू secular change in demand pattern, technology shift and development of newer version of the product. फॉर एग्जाम्पल अभी मोबाइल का ही ले लीजिए, तो मोबाइल का सैमसंग का है, LG का है, सॉरी सैमसंग के बहुत सारे मोबाइल्स है जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बाद में वो एक मेच्योरिटी स्टेज पे आता है, बाद में स्टैंडर्डाइजेशन में आता है, बाद में उसका प्रोडक्ट का डिक्लाइन हो जाता है. Okay, this could be due to secular change in demand pattern, technology shift and development of newer version of the product. तो newer version of the product में भी ये डिक्लाइन हो जाता है कि भाई उस प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है. Interestingly, the product life cycle theory was developed by Vernon as an improvement over the Heckscher-Ohlin theory of trade. So, as trade pattern did not represent factor abundance as argued by HO theory, Vernon life cycle theory explains how a product starts a new product in one location, it gradually standardizes and finally moves where there is a factor abundance and low factor cost. So, that is what finally determines the pattern of production and trade. So, ये प्रोडक्ट डिक्लाइन के बारे में रेमंड वर्नर ने कहा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस recent development new theories. तो quantitative factor में quantitative factor, qualitative factor, तो new trade theory and product life cycle. तो 4 stages है. So we have completed this. So I'll just end the video here.